उस हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई उस हवाले से आपके इल्म में होगा कि जो कुछ हुआ है कल रात और आज सुबह। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने एक कमेटी तश्कील दी और हम लोगों ने मुज़ाकरात किए, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन और बच्चे हैं उनसे भी हम मिले। और क्योंकि इस मुज़ाकरात में हमारी सबसे ज़्यादा रहनुमाई फवाद हसन फवाद ने की, हमें मदद तो ज़िला इस्लामाबाद इंतज़ामिया की हासिल की, कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, IG साहब भी बैठे। तो मैं फवाद हसन फवाद साहब से कहूँगा कि वो आपको बताएं कि अभी हम क्या करके आए हैं ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मली तो आपके पास आते हैं तो हमेशा बड़ी खुशी से आते हैं और ये होता है कि अच्छा है ज़रा आपसे बात हो जाएगी। आज सच्ची बात यह है कि ख़बर तो अच्छी लेके आए हैं लेकिन इतनी खुशी की साथ नहीं आए। हम बहुत ज़्यादा खुश होते अगर ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं होती कि हमें यहाँ तक आना पड़ता। लेकिन बहरहाल ये रात को जो वाक़या हुआ उसकी सारी तफसील भी आपको बताएंगे कि कैसे ये हुआ। इसीलिए IG इस्लामाबाद और चीफ़ कमिश्नर भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ने सुबह ही इसके बारे में एक ये कमेटी तश्कील दी और ये कहा जी कि इसके ऊपर फ़ौरी तौर पे इस मसले को हल किया जाए। वाक़या तो आपको मालूम है, ये लोग रवाना हुए थे और इस दौरान जब भी ये आते आते इस्लामाबाद तक भी पहुँचे तो इनसे पुलिस ने और इंतज़ामिया ने रब्ता किया और ये कहा कि जी आप मुख्तलिफ़ जगहों की इनको ऑफ़र की कि आप अगर सिट इन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे चले जाएं, जिसमें H9 का एक ग्राउंड ऑफ़र किया गया, फिर F9 का पार्क भी ऑफ़र किया गया। दोनों जगहों का इन्हें कहा गया कि वहाँ पे आप बैठें, हम हर तरह से आपका ख्याल भी रखेंगे और हर तरह से आपकी हिफाजत भी करेंगे। और इनको ये भी बताया गया कि हमें थोड़ी सी आपकी सिक्योरिटी से मुताल्लिक भी ख़दशात जो हैं लाहक हैं। अब इस वक्त आपके लिए ये भी पता होना ज़रूरी है कि पिछले कई दिनों से प्रेस क्लब के बाहर कुछ ख़वातीन और मर्द इसी इशू से मुताल्लिक बाकायदा तौर पे वो बैठे हुए थे और उनसे किसी किस्म की दखल अंदाज़ी नहीं की गई। पिछले 23 दिन से वो वहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ किसी ने कोई दखल अंदाज़ी नहीं की थी। तो ये एक सबूत है कि जी हुकूमत का कोई ऐसा इरादा या इंतज़ामिया या पुलिस का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो इसमें किसी किस्म की भी कोई किसी से सख्ती करती। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो लोग तो बलूचिस्तान से आ रहे थे, बावजूद इसके कि उन्होंने इतनी तकलीफ़ काटी और इतनी मुश्किल बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँचे थे, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी सूरत नहीं हुई। लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया बहुत यकीन से, और इसकी शवाहिद भी मौजूद हैं कि कुछ ऐसे फ़रीक लोकली यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जिसके बाद ये थोड़ी सी जो क्लैश है मुजाहिरीन के दरमियान और लॉ इन्फोर्समेंट जो पुलिस है उसके दरमियान हुआ और उसके बाद उनको गिरफ़्तार करना पड़ा। हमारी ये बड़ी क्लियर पोजीशन है और इसके लिए तमाम तर शवाहिद भी मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी IG इस्लामाबाद को बुलाया, उन्होंने वहाँ पे भी यही चीज़ सारी तफसील बताई। ये भी बताया कि जी मुजाहिरीन पहले से भी मौजूद थे, ये भी बताया कि जो लोग बलूचिस्तान से आए उनकी तरफ से कोई ऐसी शरंगेज़ी नहीं की गई, लेकिन कुछ लोग जो मुकामी तौर जिन्होंने आने से पहले अपने चेहरे जो हैं वो ढांपे हुए थे, जो इस बात की इंडिकेशन थे कि वो ये चाहते हैं कि जब वो कोई ऐसी हरकत करें तो उनकी शनाख्त ना हो सके, वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए और जो भी फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीज़ें की। उसके बाद नेचुरली फिर जो फोर्स थी वो किसी ने कोई ऐसा फोर्स इस्तेमाल नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह जिससे कोई ऐसा नुकसान होता जो पूरा ना हो सकता। लेकिन ऐसी सूरत हाल में
جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کی گنجائش کو کبھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے ان سے بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ لوگ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنا دھرنا دیں جس کو ہم فلی طور پہ پروٹیکٹ کر سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور آ کے دخل اندازی یا کوئی شرارت نہ کر سکے. بہرحال یہ جو مشورہ تھا وہ انہوں نے نہیں مانا، اور جب وہ آگے آئے تو پھر وہی ہوا کہ جو لوکل ایلیمنٹ تھا جو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے ارادے سے تھا، انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی. یہ تو میں بالکل بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا. اب جو آج پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم گئے تو وہاں پہ جتنی بھی خواتین اور بچوں سے ہم لوگوں سے ملے، ان میں سے اکثر کا جو گلہ تھا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ان کا خیال یہ تھا کہ جی ہم پرامن طور پہ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کا، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن لازمی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کہ ہمارا خود اپنا پوری کنوکشن یہ ہے کہ جو مظاہرین بلوچستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے. بہرحال ان سے ساری گفتگو کے بعد اور آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر سے ساری رپورٹس لینے کے بعد ہم وزیر اعظم کے نالج میں لائے. اسی دوران وزیر اعظم سے ڈاکٹر مالک بلوچ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی کہ جی اس ایشو کو فوری طور پہ حل کیا جائے. تو پھر وزیر اعظم کی ہدایت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا. اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں، تمام ان لوگوں کو. اور کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے آئی جی اسلام آباد کو پابند بنایا ہے کہ صبح کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے. ہم نے بھی آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کل آپ کو مزید وقت نہ مانگنا پڑے اور آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کریں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا وہ کسی خاص مقصد پہ کے تحت اس وقت وہاں پہ آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی. بہرحال چونکہ ان کا معاملہ ان لوگوں کی حد تک جن کو باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے، ان لوگوں کا چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے ہوتے ہوئے کہ ان کے بارے میں رپورٹ صبح پیش کی جانی ہے، ہمارا کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کریں. تو ان کے علاوہ تمام لوگ، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں مرد، کسی ایک کو بھی اس وقت ڈیٹینشن میں نہیں ہے، ان سب کو رہا کر دیا گیا. جو مرد ہیں ان میں سے بھی جو 90% مرد حضرات ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور محض وہ لوگ جن کی آئیڈینٹیفیکیشن اور جن کی تفتیش کی 10 سوا 10 بجے زیادہ سے زیادہ جب ان کا معاملہ کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے تو یہ یا عدالت جو حکم دے گی، اور اگر عدالت حکم نہیں بھی دے گی تو جو بھی تفتیش اس وقت تک پولیس نے کی ہوگی اس کی روشنی میں یہ کمیٹی دوبارہ جا کے باقی لوگوں سے بھی ملے گی اور ان کا بھی فیصلہ کر دے گی. حکومت کی طرف سے بہرحال کمیٹی کو یہ مکمل میں فیصلہ کر سکتی ہے اور کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا بھی بہتر فیصلہ ہوگا. یہ وہ تفصیل تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو بتائیں. جو سیپریٹ گریوینسز ہیں
लोगों की उनकी भी तफसील हमने नोट कर ली है। वो ग्रीवियंसेस इंशाअल्लाह हम वज़ीर-ए-आज़म के नॉलेज में भी कमेटी के तौर पे लाएंगे, अपनी रिपोर्ट भी उसको पेश करेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उस पर भी जल्द से जल्द बेहतरी की सूरत हाल निकल सके। कोई चीज़ और आप कहना चाहते हैं या आप कहना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि फवाद साहब ने बहुत डिटेल्ड अंदाज से सारी इंफॉर्मेशन दे दी। जस्ट नथिंग बियॉन्ड दैट। कमेटी ये चाहेगी कि सीरियस इंगेजमेंट हो और मसले का एक सही हल सामने आए। हाफिज माजिद साहब न्यूज़ 1 से। सर, एक तो ये पूछना था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क में जो भी जिसको भी ज़रूरत होती है, कोई एहतजाज करता है या अपना जायज़ हक मांगता है, तो वो उस पर मुकम्मल पाबंदी है। कानून हालांकि इसकी चीज़ की इजाज़त देता है कि वो पुरअमन एहतजाज करके। तो हम पिछले कई अर्से से देख रहे हैं कि मुसलसल जो है पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, ना महंगाई पे, ना कोई अपने जायज़ हकूक़। तो ये खात्मे के लिए कोई आपने कोई लाए अमल मुरतब किया है कि लोग जो है वो अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड भी करवा सकें? देखिए, पुरअमन एहतजाज तो ये पिछले कई दिनों से, तकरीबन 2 हफ्ते से ये चल रहा था और इस पर दखल अंदाजी भी नहीं हुई। 23 दिनों से चल रहा था, 23 दिनों से। और जब तक ये पुरअमन एहतजाज चलता रहा तो उस पर इस्लामाबाद की पुलिस या इंतज़ामिया ने बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं की। सो आपका ये कहना कि जी किसी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं है, ये गालिबन दुरुस्त बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पुरअमन एहतजाज या किसी भी किस्म का एहतजाज बहरहाल किसी कानून और कायदे के पाबंद होता है। हम लोग एक ख़ास सूरत हाल से गुज़र रहे हैं और उस सूरत हाल में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो आप सब लोगों के नॉलेज में हैं। इंतज़ामिया, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास बहुत वाज़े और बहुत क्रेडिबल एविडेंस ये थी कि अगर किसी मेन स्ट्रीट या किसी मेन शाहराह पे ज़्यादा देर के लिए लोग इकट्ठे रहे तो उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाएगा और उसमें कोई ऐसा सानहा हो सकता है जो शायद पाकिस्तान के लिए एक रियासत की हैसियत से मुनासिब ना होता। बाज़ औक़ात रियासत को और हुकूमत को बहुत से इक़दामात, मैंने इसीलिए शुरू में कहा ना कि हम आज खुश दिली से ये बात नहीं करें, बाज़ औक़ात मजबूरी के तहत भी करने पड़ते हैं किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए। मैं बड़ी यकीन से कह रहा हूँ, मैंने अपनी इस ज़िम्मेदारी में आने से पहले अपनी सर्विस का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में गुजारा और मेरा बड़ा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरा दिल बलूचिस्तान के साथ धड़कता है। तो मैं कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। ये जो मजबूरन उनको ये कहा जा रहा था कि आप F9 पार्क में चले जाएं या H9 ग्राउंड में चले जाएं, वो उसी खदशे के पेश नज़र कहा जा रहा था और वो बहुत ही क्रेडिबल खदशा था। वो कोई खदशा ऐसा नहीं था जो हमारे किसी स्पेशल ब्रांच के लोअर एहलकार ने यहीं से बना के भिजवा दिया हो। वो एक बड़ा क्रेडिबल फियर था और ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसी किसी सूरत हाल को पैदा होने से रोका जाए। ये तो वो है वो जो खदशा था। उसके बावजूद किसी भी कार्रवाई का आगाज़, बावजूद इसके कि वो मुस्तकिल वो बैरियर्स क्रॉस कर रहे थे जो पुलिस और इंतज़ामिया लगा रही थी, वो इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से नहीं हुआ। पथराव का सिलसिला, जिस तरह हमने आपको बार बार, ये मैंने 2 मरतबा पहले भी कहा, उन लोगों ने किया जो उन बलूचिस्तान से आने वाले मुजाहिरीन में शामिल नहीं थे और यहाँ से अपने चेहरों को ढांप के पहले से आके शामिल हुए थे। उन लोगों ने नेशनल प्रेस क्लब के बाद ये काम शुरू किया, जिसके बाद ये अमल करना पड़ा। सो बिल्कुल एहतजाज की इजाज़त है और ऐसे इश्यूज़ पर जो ज़रा सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, बहुत रेस्ट्रेंट का भी मुजाहरा किया जाता है तमाम इदारों की तरफ से। लेकिन बाज़ औक़ात जैसा मैंने कहा कि हमें मजबूरी में भी कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। मुर्तज़ा राय पब्लिक टीवी से। मुर्तज़ा राय, जैसे आपने दुरुस्त कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इस पर बात करते हुए बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है, लेकिन एक सूबे में हमें एहतजाज तो वक्तन फ़ौक्तन नज़र आ ही रहे हैं काफ़ी अर्से से। तो एक बड़ा अच्छा जेस्चर आज हमें नज़र आया कि फौरी तौर पर एक कमेटी कायम कर दी गई और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने बात भी की और फौरी तौर पर रिहाई भी हो गई। इसी तरह अगर हमें वज़ीर-ए-आज़म साहब एक कमेटी बना दें कि एक ओवरऑल मसले को देख लिया जाए कभी। और दूसरी बात ये है कि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और जिस तरह हमें चीज़ें नज़र
तो एक उस सूबे में इलेक्शन जो है वो काफ़ी मुश्किल होंगे, उस हवाले से भी कुछ सोचा जा रहा है कि सिक्योरिटी कैसी यकीनी बनाई जाएगी और फिर इलेक्शन कैसे, उनका इनेकाद कैसे यकीनी बनाया जाएगा? मेरे ख्याल में फवाद हसन फवाद साहब आपको बता चुके हैं कि न सिर्फ ये कि फौरी तौर पर जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट थी और लोगों की रिहाई के लिए हमने जो इक़दाम उठाए, लेकिन जो उन ख़वातीन से और बच्चों से जो हमारी बातचीत हुई और लोगों से भी जो देरीना मसाइल हैं उसके हवाले से भी कमेटी अपनी जो सिफारशात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के सामने रखेगी। तो ये है, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है, चैलेंजेस हर दफ़ा होते हैं। 2008 में भी थे, 2013 में भी थे, 2018 में भी थे और कई दफ़ा इससे भी सीरियस चैलेंजेस थे। तो हमारी जो रियासत की जो इस्तेदाद है इस तरह की मुश्किलात पर काबू पाने में वो ठीक ठाक है, हम उसका सामना करेंगे जी इंशाल्लाह। अशफाक मंगर साहब कैबिनेट टीवी से। अच्छा सर, ये बताएं जो मुतलबात है, जैसे आप बता रहे हैं तेज दिन से ये इस सर्दी में ख़वातीन और उनके साथ लड़की भी है, बड़ी मुश्किल में है, तो इनके मुतलबात के हवाले से अभी तक पेशरफ क्यों नहीं हुई? मतलब मुज़ाकरात की कमेटी आज हमें मीडिया पे भी नज़र आया और हम एक्टिव हो गए, तो इस हवाले से सीरियसली क्यों नहीं उठाया गया? दूसरी पॉइंट जो अभी आईजी साहब बैठे हुए इसलिए हम करेंगे कि इस हवाले से ठीक है कुछ ऐसे अनासर होंगे कि वो इसको खराब करते या जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम इतनी बढ़ गई है, पुलिस की मुसलसल नाकामी नजर आती है, यहाँ तक कि 15 को कॉल करते वक्त 1 घंटा लगता है तभी वहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब कि कोई जिसमें रोकथाम नहीं है। तो इस तरह के अनासर, यहाँ की निशानदेही तो हो गई, चलो शुक्र है कि यहाँ से बड़ा अनासर से हम बच गए, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी अनासर, यहाँ पे एजेंसियाँ या हमारी पुलिस क्यों नाकाम? मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू को अगर हम फोकस इस रखें, इशू आज पे के फोकस इशू रखें, इसको अंडरमाइन ना करें, वो आईजी साहब आपसे अलहदा बात कर लेंगे अभी निकलते हो, और वो एक ऐसा मसला है जिस पे आप लोग किसी वक्त भी आईजी साहब से मिल सकते हैं। इस इशू के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ने हमेशा से कोशिश की है एंगेजमेंट की, लेकिन आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाज़ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनको हॉस्टाइल एजेंसीज़ भी और दूसरे जो हमारे ममालिक हैं वो भी एक्सप्लॉइट करने की भी बहुत सी कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई ग्रीवियंस, सारी की सारी ग्रीवियंसेस गलत हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। मेरा कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात लोगों को मिसडायरेक्ट भी कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात लोग ऐसी चीज़ों पे भी यकीन कर लेते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। हुकूमत का और रियासत का बहरहाल ये ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को इंगेज करे, और यही काम आज इस कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे किया है। हमारी जो सिफारिशात होंगी उनमें इंशाअल्लाह एक वे फॉरवर्ड भी होगा कि इस मसले को दूरअज़ तरीके से कैसे हल करें। रिजवान अब्बासी साहब एबीएन न्यूज़ से। सर, मेरा क्वेश्चन है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 3 दहाइयों से रोज़नामा औसाफ जो कि रियासती नज़रियाती बुनियादों पर मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दे रहा है, उनके चीफ एडिटर मेहताब खान साहब के रिहाइशगाह पर पुलिस ने हमला किया और काफ़ी देर वहाँ पर असला भी लहराते रहे और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। इस हवाले से 36 घंटे गुजर चुके हैं और इस वक्त तक पुलिस की जानिब से कोई ना तो जवाब दिया जा रहा है, दरख्वास्त दिए हुए काफ़ी वक्त गुजर चुके हैं, कोई रिएक्शन नहीं दिया गया पुलिस की जानिब से। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदियां? मैं पहले भी उनसे भी ये रिक्वेस्ट की और आपसे भी मैं ये कहूँगा कि हम एक ख़ास मौजू पे बात करने के लिए आए हैं। ये इशू इंफॉर्मेशन से मुताल्लिक है, इसके बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे बात कर लेते हैं। मुझे ना इस वाक़े की तफसील का पता है, ना हम इस पोजीशन में हैं कि इसका अभी कोई जवाब दे सकें। आईजी साहब भी मौजूद है, मुर्तज़ा साहब भी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम यहीं हैं, मैं, आप और आईजी पुलिस और कमिश्नर आपको इस पर तसल्ली अभी बख्श फिलहाल जवाब इसको देते हैं। यासिर पहले मलिक साहब दुनिया न्यूज़ से। सलैती साहब, आपसे और फवाद साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि कल जब रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था बलूचिस्तान के जो हमारे भाई और बहन वहाँ से आए एहतजाज करने के लिए, इनको वहीं पर रोक के इनके मुतालबात जो भी थे वो क्यों नहीं सुने गए, यहाँ तक किसने उनको आने दिया, और इतना बड़ा यहाँ पे जो रात को इशू बना, उसके बाद जिन पुलिस वालों की जानिब से उन पर तशद्दुद किया गया और जो सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है जिसमें डंडे से तशद्दुद करते हुए बाकायदा वो देखा भी जा सकता है, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई आपने की है अभी तक? जी, जहाँ तक तो उसे एक ख़ास एक सिंगल वीडियो है जो सोशल मीडिया पे है जिसमें एक शख्स जिसने सादा कपड़े
یہ آئی جی صاحب سامنے بیٹھے ہیں. میں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ اس آدمی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور اس کا تعین ہونا چاہیے کہ وہ کون شخص ہے. شاید آپ اس کا جب تعین ہو اور اس کی ہو تو شاید آپ کے لیے بھی حیرانگی کا باعث ہو. میرے پاس چونکہ ابھی نہیں ہے تو پھر جب وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے نالج میں ضرور لے کے آئیں. دیکھیں ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے اپنے مزاج اور اپنی سوچ کے اعتبار سے جو کسی بھی قسم کے مظاہرین پہ، خاص طور پہ ایک دور دراز کے علاقے سے چھوٹے صوبے سے آئے ہوئے مظاہرین کے اوپر کسی قسم کی بھی تشدد کی کسی طرح سے انڈورسمنٹ کرنے پہ تیار ہوں. سو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ شروع جو ہوا ہے سلسلہ وہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جو بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے. اور اگر اس سلسلے کو وہاں پہ نہ روکا جاتا، اگر وہاں پہ ان لوگوں کو اریسٹ نہ کیا جاتا تو شاید وہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں وہاں تک کیوں آنے دیا گیا، باہر کیوں نہیں روکا گیا، اگر باہر روکتے تو پھر شاید آپ کا یہ سوال ہوتا کہ انہیں آپ اندر تو آ لینے دیتے، پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے. دیکھیے جب ہمارے پاس ایک اتنی کریڈیبل ایویڈنس موجود ہو کہ اگر یہ کسی بھی مین شاہراہ پہ بیٹھے تو اس کو مس یوز کیا جائے گا، کیونکہ ورنہ اگر صرف احتجاج کو روکنے کا مقصد ہوتا تو جو لوگ 23 دن سے اسی ایشو پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں ہم نے اٹھایا. تو احتجاج کی تو اجازت تھی، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو روکنا بہرحال ریاست کی ذمہ داری تھی اور وہ روکا گیا. تو اس کو ذرا تھوڑے سے پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. عزیز علوی صاحب آخری سوال دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، ہر ایک کا پاکستان میں اور اسلام آباد میں آنے کا حق ہے. کسی کو روکنا کہ وہ یہاں پہ نہ آئے، میں تو اس کو بالکل جی میں آپ کی بات درست ہے. آپ یقین مانیں آپ سے پہلے یہ ہم تینوں نے جس وقت ہم یہ کمیٹی بنی تو ہم نے یہ کہا کہ جی شاید یہ بھی بہتر تھا کہ جی ان سے وہیں پہ ان کو انگیج کیا جاتا. یہ کہ اس حد تک میں آپ کی بات کو بالکل درست، لیکن شاید بلوچستان کے حوالے سے جو خصوصی ایک خاص ریلیشن شپ ہے، شاید اگر روکا بھی جاتا تو اس کا بھی بات کا بہت ایک اور ٹوسٹ اس کو دینے کی کوشش کی جاتی جی کہ اب بلوچستان کے لوگوں کو اب وفاقی دارالحکومت میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. تو ہم تو کھلے دل سے آنے بھی دینا چاہتے تھے، اور اگر یہاں سے جو دوسرے عناصر ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے اور وہ آ کے نیشنل پریس کلب کے باہر پہلے سے 23 دن سے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو کے بیٹھے رہتے تو آپ یقین مانیں کسی نے ان کو نہیں روکنا تھا. یہ تو ایک مجبوری کی وجہ سے جب باقاعدہ طور پہ ان میں شامل لوگوں کی جو یہاں سے شامل ہوئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے پولیس انویسٹیگیشن کی کہ جو لوگ بلوچستان میں آئے، بلوچستان سے آ رہے تھے، جو اتنے دنوں سے چل کے آ رہے تھے، ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی پتھر نہیں مارا، کوئی اور کچھ نہیں کیا. لیکن جب لازمی بات ہے ہجوم سے کوئی بھی کرے تو پھر اس کے بعد ایک صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ انفورسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بدقسمتی سے پولیس نے کہا. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انفورسمنٹ بھی بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی، وہ بھی اس کے اوپر بھی ضرور یہ دیکھیں گے چیف کمشنر اور آئی جی. لیکن جو وہ خاص ایک ویڈیو ہے اس کے بارے میں ہم ضرور آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کون سا. شاہ صاحب آپ نے کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینے؟ جی میرا خیال ہے کہ انتظامیہ نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی اور سجیسٹ کیا کہ آپ H9 میں یا F9 میں بیٹھیں اور اپنے احتجاج کو رجسٹر کریں، اور 23 دنوں سے جو مسلسل ہو رہا تھا اس پہ بھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ خطرات تھے، اور ان خطرات کی وجہ سے ان آرڈر ٹو اوائڈ فردر کمپلیکیشنز
انتظامیہ نے ان کو انگیج کیا, روکنے کی کوشش کی, اور جب ان کی طرف سے حملہ ہوا یا وار ہوئے تو دے ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو اور وہیں ان کو انگیج کیا جانا چاہیے تھا, اور یہ انگیجمنٹ سیریس ہونی چاہیے. ہماری جو کنسیڈریشنز ہیں وہ یہی ہیں جو ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمارا تو یہی مقصد ہے کہ جو بھی انگیجمنٹ ہو وہ سیریس ہو تاکہ مسائل کا حل سامنے آئے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو.